स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स का सेकंड एक्सरसाइज 6.2 और इसके प्रीवियस एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। तो पहले हम बात करेंगे थ्योरम्स की। तो ये थ्योरम, पहला थ्योरम हमें ये कहता है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई एक लाइन ए बी है और वो पैरेलल है लाइन सी डी के, और दूसरी लाइन पी क्यू है वो भी पैरेलल है लाइन सी डी की, तो हमारा अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और पी क्यू भी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी और पी क्यू भी एक दूसरे से पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल बात है कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल होगी तो पी क्यू भी सी डी के पैरेलल, और पी क्यू भी सी डी के पैरेलल होगी तो ए बी और पी क्यू एक दूसरे के पैरेलल होंगे। लेकिन इसे हमें प्रूफ करने के लिए एक ट्रांसवर्जल की जरूरत होगी, तो हम लेते हैं एक ट्रांसवर्जल। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। अगर ये हमने ट्रांसवर्जल लाइन लिया है और ए बी सी डी के पैरेलल है, हम इस एंगल्स को मान लेते हैं कि एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो हम जानते हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। तो ए बी और पैरेलल है सी डी के, ये हमने कह दिया कि सपोज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। तो हमें क्या प्रूफ करना है? टू शो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, राइट। हमें ये प्रूफ करना है। तो सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये हम तो जानते हैं ना कि दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए ये इक्वल होंगे, राइट। और ये भी हमने कह दिया कि पी क्यू सी डी के इक्वल है, राइट। हमारा पी क्यू क्या है? सी डी के पैरेलल है। अगर पी क्यू पैरेलल है सी डी के तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे। एंगल 2 और एंगल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग है ये, तो एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। सेम रीजन है क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब हम इन दोनों में देख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के और यहाँ एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है तो एंगल 1 भी एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। और एंगल 2 ही 3 के भी इक्वल है, तो जाहिर सी बात है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। और जब ये एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तभी तो ये दोनों इक्वल हुए हैं, राइट। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तभी तो इक्वल हुए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अच्छा, यहाँ टू शो में मुझे पी क्यू लिखना था, हमने सी डी लिख दिया है। तो ये हमें, क्योंकि ए बी सी डी तो हमें दिया ही हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी, तो हमें शो करना है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं और तभी ये इक्वल हो सकते हैं जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। और इस थ्योरम का यूज हमें तकरीबन सभी क्वेश्चंस में करने हैं। जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसमें इसी का यूज करना है कि अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल हो और कोई तीसरी लाइन भी उस लाइन के पैरेलल हो तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि अगर किसी कोई लाइन पी क्यू आर एस के पैरेलल है और एंगल एम एक्स क्यू 135 डिग्री दिया हुआ है और एंगल एम वाई आर 40 डिग्री है, तो हमें एंगल एक्स एम वाई को निकालना है, यानी ये वाली एंगल फाइंड आउट करनी है। तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन हम लेते हैं जो कि पी क्यू के पैरेलल है। सपोज ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू पी क्यू। अब चूंकि हमें एक्स एम वाई निकालना है तो हम कैसे एक्स एम वाई निकालेंगे? एक्स एम बी प्लस बी एम एक्स हम करते हैं तो हमें एक्स एम वाई मिल जाएगा। तो इसलिए हम एक कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, कंस्ट्रक्शन कि एक लाइन लिया ए बी विच इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, हमने ये ड्रॉ किया है।
तो हमें कंक्लूजन क्या निकल रहा है, अगर ए बी पैरेलल टू पी क्यू है एंड गिवन दैट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये गिवन है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस की। तो ये तो बात हमें पता है कि अगर कोई एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो और एक तीसरी लाइन भी उस दूसरी लाइन के पैरेलल हो, तो ये पहली और तीसरी लाइन भी पैरेलल होगी एक दूसरे के। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी भी आर एस के पैरेलल होगी, और इसका यूज हम करेंगे अभी इसके प्रूफ में। तो अब चूंकि पी क्यू ए बी के पैरेलल है, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, तो और एक्सएम क्या है, एक ट्रांसवर्सल है जो इसे, एक्सएम इज अ ट्रांसवर्सल जो इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जब पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हम क्या जानते हैं, ये एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो सेम साइड इंटीरियर एंगल, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड इट इज गिवन दैट एंगल क्यू एक्स एम इज इक्वल टू, ये जो दिया हुआ है ना कि क्यू एक्स एम क्या है 135 डिग्री है, एंड गिवन दैट एंगल क्यू एक्स एम इज इक्वल टू 135 डिग्री, और ये भी दिया हुआ है कि एंगल आर वाई एम इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये चीजें दी हुई हैं हमें, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो एंगल एक्स एम बी क्या हो जाएगा, एंगल एक्स एम बी हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू एक्स एम, करेक्ट। और क्यू एक्स एम हमें 135 ऑलरेडी दिया हुआ है, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री which is equal to 45 डिग्री। एंगल एक्स एम बी हमें क्या मिल गया, 45 डिग्री। एक पार्ट तो हमें मिल गया, अब दूसरा पार्ट तो बहुत ही आसान है ना। अगर हमें दूसरा पार्ट चाहिए तो ये वाला एंगल इस एंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि हमने यहाँ शो कर दिया कि ए बी भी आर एस के पैरेलल है। जब ए बी आर एस के पैरेलल होगा तो इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो इसलिए एंगल आर वाई एम इक्वल हो जाएगा एंगल बी एम वाई के, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, 40 डिग्री हो जाएगा ये। तो इजीली हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी इज पैरेलल टू आर एस, तो देयरफॉर एंगल आर वाई एम is equal to angle YMB, alternate interior angles। क्यों है भाई इक्वल, ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है। अगर रीजन नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, मैं पूरा इंटीरियर लिख देती हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। तो इसलिए ये 40 एंगल YMB भी क्या हो गया, 40 डिग्री। अब जब हमें इनके दो पार्ट्स इस एंगल के मिल गए तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है एंगल एक्स एम वाई या वाई एम एक्स, जो भी कह सकते हैं। तो हमें ये वाली एंगल निकालनी है, एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू व्हाट। तो हम ये बहुत आसानी से लिख सकते हैं ये चीज कि एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल वाई एम बी, करेक्ट। एक्स एम बी प्लस एंगल वाई एम बी, और ये क्या है 45 डिग्री, और एक्स एंगल वाई एम बी क्या है 40 डिग्री। तो मीन्स हमारा आंसर क्या आया, एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू 85 डिग्री। दिस इज आवर आंसर, राइट। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel। अभी इसमें ये नहीं कह रहा है कि PQ और RS पैरेलल है, कह रहे हैं कि दो लाइंस हैं, उन पे एक ट्रांसवर्सल, PQ और RS दो लाइंस हैं और उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है AD, ठीक है। और ये लाइन जहां जहां इंटरसेक्ट कर रही है उसका बाइसेक्टर है B और CG, ठीक है। और ये दोनों B और CG पैरेलल है, तो हमें शो करना है कि PQ और RS भी पैरेलल होंगे, ठीक है। मतलब एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं कि दो लाइंस दिए गए हैं, दो लाइंस हैं PQ एंड RS, और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है।
एडी एक ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर, ठीक है। तो जब ये पॉइंट बी और पॉइंट सी पे कर रही है तो जाहिर सी बात है कि एंगल बन रहा है ए बी क्यू एंड बी सी क्यू। इसका बाइसेक्टर है बीई और सीजी। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है? जो एंगल को इक्वली डिवाइड करता हो दो पार्ट में, राइट। तो बी एंड सीजी आर बाइसेक्टर ऑफ ए बी क्यू एंड बी सी एस। तो और ये बता दिया गया है कि बीई सीजी के पैरेलल है, तो हमें ये शो करना है कि पी क्यू भी आर एस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इसका आंसर बहुत ही इजी है, समझने की बात है सिर्फ। तो पहली बात ये कह दिया गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पी क्यू एंड आर एस टू लाइन्स हैं। गिवन क्या दिया हुआ है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू लाइन्स, पैरेलल है ये अभी नहीं कहना, अभी ये हमें शो करना है, ठीक है। ये दिया कि ये दो लाइन्स हैं और एडी क्या है? एडी ट्रांसवर्सल है। AD is a transversal. AD is a transversal which intersect at B and C respectively. ठीक है, तो B and C are intersecting points हैं। और B और CG क्या है? B and C are point of intersection at PQ and RS respectively, right? PQ and RS respectively। और B और CG क्या है? बाइसेक्टर्स हैं। तो B और CG बाइसेक्टर्स हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि हाफ ऑफ एंगल ABQ है ये। EBQ को क्या कहेंगे? जैसे बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, मतलब ये दोनों मिलते हैं तब जाकर के हमें एंगल ABQ मिलता है। इसका मतलब है कि BEQ क्या है? हाफ ऑफ एंगल ABQ है, राइट। इसका जस्ट आधा है। तो BE and BQ are bisector of B and BQ are bisectors of angle ABQ and angle GCS, sorry BCS, एंगल BCS, राइट। तो CG और BCS मैं अच्छे से लिख देती हूँ। तो B और CG बाइसेक्टर है। अब ये इतनी चीजें हमें दी गई हैं और हमें शो क्या करना है? हमें ये शो करना है कि BE CG के पैरेलल होगा। नहीं, ये तो दिया हुआ है BE CG के पैरेलल। ये भी दिया हुआ है कि BE is parallel to CG, ये भी हमें दिया हुआ है। तो हमें शो करना है कि PQ भी RS के पैरेलल होगा, राइट। तो हमें शो करना है कि PQ भी RS के पैरेलल होगा। टू शो PQ is parallel to RS। तो हम प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ हमारा क्या हो गया? गिवन दैट B is बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल हाफ ऑफ एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल EBQ, राइट। और हाफ ऑफ एंगल ऑफ BCS इज इक्वल टू एंगल GCS। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर है, ये दिया हुआ है ना। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि CGS दो होंगे तो वो एक BCS को बनाएगा। उसी तरह ABQ की भी बात होगी। तो इसलिए हाफ ऑफ एंगल BCS इज इक्वल टू एंगल GCS, राइट। अब हमने पहले ही बता दिया है, मीन्स क्वेश्चंस में ये पहले ही हमें बता दिया गया है कि B पैरेलल है CG की। तो अगर B पैरेलल है CG के तो AB ट्रांसवर्सल है उसके लिए, राइट। तो उसका मतलब है कि ये सारे कंडीशंस को फुलफिल करेगा। तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि B पैरेलल है CG के। तो सिंस B इज पैरेलल टू CG, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल EBQ और एंगल GCS इक्वल होंगे। एंगल EBQ इज इक्वल टू एंगल GCS। क्यों भाई? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
बी सी जी के पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अब एंगल ई बी क्यू एंड जी सी एस इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल हाफ ऑफ एंगल फ्रॉम वन एंड टू, half of angle ABQ is same as half of angle BCS। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल ABQ एंगल BCS के इक्वल होगा, और अगर एंगल ABQ BCS एंगल BCS के इक्वल है, इसका मतलब है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कब होता है? जब PQ RS के पैरेलल होगा। करेक्ट? ये फुलफिल कर रहा है ना पैरेलल लाइन एक्सिम्स को, कि अगर दो लाइन से पैरेलल होंगे और कोई ट्रांसवर्सल मिलता है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस एक्सरसाइज के में और उसके कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ABQ BCS। तो ये क्या बन गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गया, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी बन सकता है जब PQ RS के पैरेलल हो। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि PQ is parallel to RS, hence proved। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज ये कहता है कि इन फिगर AB is parallel to CD, AB CD के पैरेलल है और CD AB EF के पैरेलल है, एंड ऑल्सो EA is perpendicular to AB। अब EA AB पे परपेंडिकुलर है, राइट? EA AB पे परपेंडिकुलर है, AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है। तो हमें ये और ये एंगल 55 डिग्री दिया गया है, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम कैसे करेंगे? इट इज गिवन दैट CD इज पैरेलल टू EF, क्योंकि ये 55 डिग्री दिया हुआ है तो हमें इससे रिलेटेड ही काम करना होगा। तो हम देखेंगे कि CD EF के पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट ना? इंटीरियर एंगल्स हैं। इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दो इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हमारा क्या देखा है? एंगल, पहले हमें ये लिखना होगा कि AB इज पैरेलल टू CD गिवन है, एंड CD इज पैरेलल टू EF, ये भी गिवन है, राइट? तो इन दोनों से तो हमें ये पता चल गया कि AB इज पैरेलल टू EF होगा। ठीक है, ये इंप्लाई करता है कि AB इज पैरेलल टू EF। तो चूंकि CD इज पैरेलल टू EF इट्स गिवन, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल FED प्लस एंगल ED, यहां कोई नाम नहीं है, ये 55 डिग्री प्लस y हो जाएगा। तो एंगल FED प्लस y, एंगल FED प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? क्यों होंगे ऐसा? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे। इंटीरियर एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल BE, राइट? ये ट्रांसवर्सल है जो उसके सेम साइड के एंगल्स है, तो उसका सम 180 डिग्री होता है। ये हमारा प्रॉपर्टी है, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है। तो एंगल FED प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल FED, और FED क्या है? 55 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 125 डिग्री। एक वैल्यू हमें मिल गई, y इज इक्वल टू 125 डिग्री। अच्छा, अब हमें ये भी दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू CD, राइट? ये हमें दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू CD। अब अगेन AB पैरेलल है CD के और BE ट्रांसवर्सल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंड BE इज ट्रांसवर्सल। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, सेम साइड के एंगल का क्या प्रॉपर्टी। अगर याद नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगी। प्रॉपर्टीज याद है तो ये बहुत ही इजी है। तो ये ABCD के पैरेलल है और BE एक ट्रांसवर्सल है,
तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। x को हम y के बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं x को y के बराबर? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका प्रूफ भी है हमारे पास। तो x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो x क्या हुआ? वो भी तो 125 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब थर्ड हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमें पहले से दिया हुआ है कि ये EF इज पैरेलल टू AB और AB के EA इज परपेंडिकुलर टू AB। ये दिया हुआ है ना कि EA AB के परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 डिग्री बना रहा है। और हम देख रहे हैं कि AB EF के पैरेलल है। यहाँ हमने बता दिया है ना कि क्योंकि AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि AB EF के भी पैरेलल होगा, राइट। तो AB EF के पैरेलल है। अब थर्ड पार्ट के लिए हम यहाँ प्रूफ करेंगे कि अगर AB EF के पैरेलल है और EA उस पर परपेंडिकुलर है, तो EA परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्सल भी होगा, इसको दो जगह इंटरसेक्ट भी कर रहा है। एंड EA इज परपेंडिकुलर टू AB, तो जाहिर सी बात है कि EA परपेंडिकुलर टू EF भी होगा, राइट ना। अगर EA AB पे परपेंडिकुलर है और AB पैरेलल है EF के, तो जाहिर सी बात है कि EA EF पर भी परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो EA इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू EF। तो हम कह सकते हैं कि 55 डिग्री प्लस Z इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। एंगल FEC विल बी 90 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होते हैं इनके, तो इस पे परपेंडिकुलर तो इस पे भी परपेंडिकुलर होना ही। तो FEC क्या है? Z प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो Z क्या हो गया हमारा? 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री विच इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो Z की वैल्यू आ गई हमारी 35 डिग्री। तो हमें ये तीनों वैल्यूज मिल गए, 125, 125 एंड 35 डिग्री, राइट। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहते हैं इन फिगर AB अगर CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है और y/z 3:7 है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये जो हमने पहला थ्योरम प्रूव किया था उसके हिसाब से AB अगर CD के पैरेलल है एंड CD पैरेलल है EF के, तो इसका मतलब क्या है? AB पैरेलल होगा EF के भी, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल, तो पहले हम CD और EF की बात करते हैं। Y और Z में कनेक्शन दिया हुआ है, y/z इज इक्वल टू 3:7। तो हम मान सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू 3a, क्योंकि गिवन दैट y/z इज इक्वल टू 3:7। तो एक कॉमन मल्टीपल होगा ना, एक जो दोनों में होगा, तभी तो उसका रेशियो बन रहा है। जो a कैंसिल होगा तो 3:7 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a। अब z क्या है? ये एंगल है, इसको हम मान लेते हैं P, मतलब एंगल को नहीं, इस पॉइंट को, और ये पॉइंट को Q मान लेते हैं। तो ये क्या है? z, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 180 माइनस z होगा ना। इसको हम इस पॉइंट को मान लेते हैं R। तो ये दिया हुआ है कि एंगल ERP क्या होगा? एंगल ERP को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस Z, और Z क्या है? 180 डिग्री माइनस 7a। एंगल ERP इज इक्वल टू 180 माइनस Z। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। ERP और Z जो है ये लीनियर पेयर है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ERP इज इक्वल टू 180 माइनस Z। और नाउ चूंकि CD इज पैरेलल टू EF, इट इज गिवन दैट CD इज पैरेलल टू EF। दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 माइनस Z। अब y की वैल्यू 3a है और z की वैल्यू 7a है, तो हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे
3a इज इक्वल टू 180 माइनस 7a, तो हम लिख सकते हैं 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 10a इज इक्वल टू 180, और इसलिए a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 180 बाई 10, यानी a की वैल्यू हमें मिल गई 18। और जब हमें a की वैल्यू मिली है 18, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ y इज इक्वल टू फ्रॉम हियर, अब हमारे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 54 डिग्री, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये y और z की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने ये कह दिया AB इज पैरेलल टू CD, राइट, AB CD के पैरेलल है। तो हमारा सेकेंड टर्म में क्या बता रहे हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, तो हम लिख सकते हैं कि x और y क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड का इंटीरियर एंगल्स है। तो हम लिख सकते हैं ना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो x प्लस वाई 180 डिग्री, और y की वैल्यू हमें क्या मिली 54 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 180 माइनस 54। तो x की वैल्यू क्या हो गई 126 डिग्री। हम ऐसे भी लिख सकते थे, और ये डायरेक्ट भी हो सकता था कि ये दोनों इसके इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि AB EF के पैरेलल है, तो ये दोनों x इज इक्वल टू 180 माइनस z हो जाएगा, तो ये भी 126 डिग्री होगा। वैसे भी लिख सकते थे, हम इसका भी इस्तेमाल करके लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, वैसे भी लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 180 माइनस z, और 180 माइनस z हमें क्या निकला है, वो भी 126 आ जाएगा, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे कि AB पैरेलल टू EF है। दूसरा सेकंड मेथड में हम ये भी लिख सकते थे कि AB इज पैरेलल टू EF, AB इज पैरेलल टू EF। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में x इज इक्वल टू z हो सकता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर x z है तो z की वैल्यू क्या थी हमारी 126 डिग्री, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं हम। तो एक्सरसाइज 6.2 फिनिश्ड, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश्ड। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड एंगल GED इज 126 डिग्री, ठीक है, ये 126 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड एंगल AGE, ये एंगल निकालना है। एंगल GEF इज व्हाट, एंगल AGE इज व्हाट, एंड एंगल FGE इज व्हाट। तो ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो गिवन दैट AB इज पैरेलल टू CD and EF is perpendicular to CD. So given AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD. Perpendicular का मतलब तो ये होता है कि 90 डिग्री होता है। CD पे है तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, राइट। और ये भी दिया हुआ है कि एंगल GED is equal to 126 डिग्री। और एंगल GED को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल FED प्लस एंगल GEF, राइट। और हमें एंगल GEF निकालना भी है, तो हम लिखेंगे एंगल GED इज इक्वल टू एंगल GEF प्लस एंगल FED। और EF परपेंडिकुलर है CD के, तो क्या होगा, एंगल FED 190 डिग्री होगा,
एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल जी ई डी गिवन है कि 126 डिग्री है, तो ये हो गया 126 डिग्री इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ क्या हो जाएगा 126 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये हमें मिला 36। अब हमें क्या निकालना है, ये एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ए बी इज पैरेलल टू सी डी और जी ई क्या है ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए जी ई इज सेम एज एंगल जी ई डी। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, राइट। तो सेकेंड पार्ट में हम लिख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी and GE is transversal. GE is transversal. तो इसका क्या मतलब हुआ, एंगल ए जी ई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी और एंगल जी ई डी गिवन है 126 डिग्री। तो हमारा एंगल ए जी ई क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसीलिए हमारा एंगल ए जी ई क्या है 126 डिग्री। ये हमारा सेकंड। थर्ड हमें क्या निकालना है, एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई। तो हम ये देख सकते हैं ना कि एंगल ए जी ई और एंगल एफ जी ई क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन को डिवाइड कर रहा है। जीई क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई क्या होगा, इनका सम 180 डिग्री होगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। तो हम यहां लिख लेते हैं एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं, ठीक है। और एंगल ए जी ई हमारा 126 दिया हुआ है, तो एंगल एफ जी ई क्या हो जाएगा, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 10 minus 6 is 4 and 7 minus 2 is 5, 54 डिग्री। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये क्वेश्चन भी फिनिश्ड। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कि अगर पी क्यू एस टी के पैरेलल है और एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है एंड एंगल आर एस टी 130 डिग्री है, तो हमें एंगल क्यू आर एस निकालना है। और ये निकालने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, एक लाइन पैरेलल टू, हमें एक लाइन चाहिए विच इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। और सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, तो ये लाइन भी एस टी के भी पैरेलल हो जाएगा, राइट। तो सपोज ये ए बी एक लाइन है, कंस्ट्रक्शन में हमें एक लाइन करना होगा, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड गिवन दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ये ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू पासिंग थ्रू आर, गिवन दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी भी एस टी के पैरेलल होगा, ओके। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब अगर ए बी पैरेलल होगा और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल निकालना है।
तो अगर हमने ये एंगल निकाल लिया और ये एंगल निकाल लिया तो 180 इसका सम 180 डिग्री माइनस इसका सम ये एंगल हो जाएगा, राइट नो। तो हम ये करेंगे, पहले ये एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये 130 डिग्री है और एस टी पैरेलल है ए बी की। हमने अभी शो किया ए बी इज पैरेलल टू एस टी। तो क्या होगा, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, राइट। तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये क्या हो गया, ये 180 माइनस 130, ये 50 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह ये पी क्यू पैरेलल है ए बी के, तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो हम इस एंगल को भी निकाल लेंगे। जब हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम इजीली इस एंगल को भी निकाल लेंगे, राइट। तो चलिए लिखते हैं पहले सॉल्यूशन हमारा क्या हो रहा है। ए बी इज पैरेलल टू एस टी। ए बी अगर एस टी के पैरेलल है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होगा, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये इसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है, जानना भी बहुत जरूरी है। तो टी एस आर ऑलरेडी गिवन है कि 130 डिग्री, तो एंगल एस आर बी क्या हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल टी एस आर, और टी एस आर इज गिवन 130 डिग्री। टी एस आर को आर एस टी भी लिख सकते हैं, मिडिल पॉइंट एस होना चाहिए। तो आर एस टी हमें दिया हुआ है 130 डिग्री, तो एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो मतलब हमें मिल गया एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। एक एंगल हमें मिल गया। इस एंगल को निकालने के लिए हमें इस दो एंगल की बहुत जरूरत है, तो हम आसानी से इस एंगल को निकाल सकते हैं। अब हमारा टारगेट है इस एंगल को निकालना। तो सिमिलरली वी कैन से ना, similarly we can say that angle PQ is AB is parallel to PQ and angle PQR plus angle QRA 180 डिग्री होगा। सेम रीजन, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, तो एंगल PQR प्लस एंगल QRA 180 डिग्री और PQR 110 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं एंगल QRA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PQR विच इज गिवन 110 डिग्री। ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि एंगल PQR 110 डिग्री है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल QRA इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। अब हमें ये 70 डिग्री मिल गया और ये हमें मिल गया 50 डिग्री। अब ये तीनों एंगल का सम क्या होता है, अब हम यहां लिखेंगे नेक्स्ट। इन तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल है, राइट। तो एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180। एंगल ए आर क्यू हमारा क्या निकला है 70 डिग्री। हम मिडिल का देखेंगे, क्यू आर ए भी लिख सकते हैं, इसको ए आर क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 70 डिग्री प्लस ए आर क्यू 70 डिग्री निकला है हमारा, और एस आर बी क्या निकला है 50 डिग्री निकला है, प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री क्या हुआ ये 120 डिग्री, तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज 60 डिग्री। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।
थर्ड हो गया, फोर्थ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है एंड पी आर डी 127 डिग्री है, तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ए बी इज पैरेलल टू गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू सी। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, राइट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए x इज इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा, राइट, x इज इक्वल टू 50 डिग्री, और ये 127 डिग्री है, तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर पेयर है, तो ये 180 माइनस 127 होगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, और एंगल पी आर डी इज 127 दिया हुआ है, तो एंगल पी आर क्यू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर डी, एंड पी आर डी इज गिवन 127 डिग्री। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 127, तो ये हो गया 53 डिग्री, ये हमें मिल गया 53 डिग्री। अब हमें एक ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, राइट, लिखते हैं डायरेक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो x प्लस y प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये क्या होता है, x इज गिवन 50 डिग्री, x is 50 degree and PRQ is 53 degree, right? तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 50 प्लस 53 इज 103, y इज इक्वल टू 77 डिग्री, यही आंसर आया हमारा, y इज इक्वल टू 77 डिग्री। अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। ठीक है, PQ और RS दो मिरर हैं जो पैरेलल है। इसमें हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन रूल भी डालेंगे, ऐड करेंगे कि इसके रिफ्लेक्शन रूल्स क्या होते हैं, राइट। तो PQ और RS पैरेलल है एक दूसरे के, तो PQ इज पैरेलल टू RS, ये गिवन है। एंड इंसिडेंट रे AB एक इंसिडेंट रे है जो AB पे पॉइंट B पे आता है और वहां से रिफ्लेक्ट होता है और फिर पॉइंट C पे आता है, इंसिडेंट बन जाता है ये RS के लिए, और फिर ये CD से रिफ्लेक्ट होता है। तो हमें ये शो करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB। ये अगर हमने इक्वल कर दिया, एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वल करना है कि AB इज पैरेलल टू CD, तो ये शो करने के लिए हम अगर ये शो कर दें कि एंगल ABC एंगल BCD के इक्वल है, तो अपने आप ये बात साबित हो जाएगी कि AB CD के पैरेलल होगा, राइट। तो यही बात कह रहा है कि एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर एंड द मिरर PQ एट B और रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS। ठीक है, ये एक रे आ रही है जो AB पे स्ट्राइक कर रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर ये C पे स्ट्राइक कर रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और D पे कर रही है। तो हमें शो करना है ABCD के पैरेलल होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अगर हमने फिजिक्स पढ़ा है तो हमें पता है ना कि यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमारा ये है, कंस्ट्रक्शन कि हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BE एंड CF, राइट। तो एक BE इधर से और इधर से एक CF, और ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ये BE है और ये CF है, और ये दोनों BE एंड CF पैरेलल है। तो ये नॉर्मल क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये नॉर्मल है ना, अगर
हम मिरर की बात करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि बीई ड्रॉ बीई परपेंडिकुलर टू PQ एंड CF परपेंडिकुलर टू RS, और ये दोनों नॉर्मल क्या होंगे, पैरेलल, एंड BE इज पैरेलल टू RS। तो अगर BE एंड CF पैरेलल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ABE is same as angle EBC, और ये भी लिख सकते हैं कि एंगल BCF is equal to एंगल FCS। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, ये फिजिक्स का लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि लॉज बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है फिजिक्स का। तो ये IR एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ I और R। तो एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल EBC और एंगल BCF इज इक्वल टू एंगल FCD, राइट। तो अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल जब ये दोनों इक्वल है तो इसका क्या मतलब हुआ, एंगल EBC क्या है, हाफ ऑफ एंगल ABC। एंगल EBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC, और इसी तरह हम लिख सकते हैं कि एंगल BCF क्या है, एंगल BCF is also equal to half of angle BCF is equal to half of angle BCD, right। अब चूंकि B is parallel to CF, तो एंगल EBC BCF के इक्वल होगा, राइट। एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल BCF, और जब एंगल EBC और BCF इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCD, और जब हाफ ऑफ एंगल ABC और हाफ ऑफ एंगल BCD इक्वल है तो हाफ हाफ हट जाएगा, तो ये ABC भी BCD के इक्वल होगा, तभी तो इनके हाफ भी इक्वल है। तो ये हाफ हाफ कैंसिल, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, और जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, और ये तभी बना सकता है जब ये ABCD के पैरेलल होगा, राइट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या कब होगा, जब AB इज पैरेलल टू CD, हेंस प्रूव्ड। और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश्ड होता है और चैप्टर भी फिनिश्ड होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।